किसान आंदोलन पर संसद में लगातार बहस जारी है। कल इस मुद्दे पर खूब हंगामा हुआ था, शेर व शायरी हुई थी, लेकिन आज राज्यसभा का माहौल बिल्कुल अलग था। विपक्ष ने कृषि कानूनों को लेकर तकनीकी और तीखे सवाल किए। सरकार की ओर से खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सबका जवाब दिया और संसद से ही किसानों को भरोसा दिलाने की कोशिश भी की कि वो भ्रम तोड़कर खुले मन से ये समझ लें कि कानून किसानों की बेहतरी के लिए ही बनाए गए हैं और वापस लेने का सरकार का इरादा नहीं है। मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। कृषि मंत्री ने आज राज्यसभा में ये बड़ी बात कही और विपक्ष से सीधा सवाल किया। विपक्ष ने जवाब भी दिए और सरकार से कुछ तीखे सवाल भी किए। कह सकते हैं कि काफी दिनों से किसानों को लेकर सड़क और फिर संसद में हो रही सियासत और हंगामे के बाद कृषि कानून पर आज कोई सार्थक बहस हुई है। पहले विपक्ष के नेताओं को बारी बारी से बोलने का मौका मिला। शुरुआत की एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल ने, इसके बाद मौका मिला शिवसेना, बीएसपी और कांग्रेस को। कांग्रेस की ओर से आनंद शर्मा ने पहले सरकार पर हमला बोला। हाथ जोड़कर अपील करता हूं, कृपा करके आत्मचिंतन करिए, प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइए, वापिस करिए इन कानूनों को, सुनिए लोगों की बात को और ये होंगे वापिस, ये देश देखेगा। किसान आंदोलन के लिए जो सरकार को कोसना आवश्यक था उसमें भी कोई कंजूसी नहीं की, लेकिन मैं आजाद साहब और आने भाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। लेकिन कानून के प्रावधान को यह किसान के प्रतिकूल है, यह कम से कम किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बताने की कोशिश की कि तकनीकी तौर पर कानून को लेकर विरोध क्या है। इनकी खेती विरोधी काले 3 कानून, एक फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ये फैसिलिटी एक्ट, इस कानून के जरिए मोदी सरकार ने किसानों की फसल के समर्थन मूल्य के अधिकार को समाप्त कर दिया और किसानों को न्याय पाने के अधिकार को भी कृपया कंक्लूड करिए। विपक्ष के सवालों के जवाब के बहाने ही कृषि मंत्री ने संसद से आज किसानों के बीच कानून पर बने हर भ्रम को तोड़ने की कोशिश की है। किसान इस एक्ट से कभी भी बाहर हो सकता है, व्यापारी कभी भी बिना पैसे दिए इस एक्ट से बाहर नहीं हो सकता। 12 बार ससम्मान बुलाकर बातचीत की है, एक शब्द भी हमने उनके बारे में इधर उधर नहीं बोला, संवेदनशीलता के साथ विचार किया है। हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सकता था उनको भी चिन्हित करके बताया कि हमको आपकी लगती है कि आपको यह शंका है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी, तो हम इस पर विचार करते हैं। एपीएमसी खत्म नहीं होगी। किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि यह कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। दुनिया जानती है पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का कौन सा प्रावधान है जो प्रावधान किसी भी व्यापारी को किसान की जमीन छीनने की इजाजत देता है? लेकिन लोगों को भड़काया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एमएसपी, एपीएमसी पर हो रही इसी चर्चा के दौरान एक बार माहौल गर्म भी हुआ जब कृषि मंत्री ने कहा कि हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट में एपीएमसी को खत्म करने की सिफारिश की गई थी। इस पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भड़क गए। दीपेन जी, कृषि मंत्री ने जब यही बात दोबारा कही तो हंगामा और बढ़ गया। इस पर नरेंद्र तोमर ने दीपेंद्र हुड्डा को बहस करने से पहले कानून को ठीक से पढ़कर आने की नसीहत भी दी। देखिए, ये ऑनरेबल मेंबर और ये ट्रेड है, ये सब हुड्डा जी की रिकमेंडेशन के कारण आए। कान खोलकर सुन लो, ये हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट के कारण आए। और अब जो दोबारा से
दोबारा से कृषि पर बहस हो, दोबारा जब कृषि पर बहस हो तब आप पढ़ के आना और बहस करना, मैं जवाब दूंगा आपको। इन सब के बीच आज राज्यसभा में सच्चे देशभक्त होने और किसान आंदोलन के दौरान देशद्रोह के मुकदमे किए जाने का मुद्दा भी उठा। कैसे हुआ जो 1,99,970 ट्रैक्टर आए और चले गए? कौन लेके गया? किसने रास्ते बताए? ये गलत हुआ है। निंदा करते हैं जो लाल किले पे हुआ, वह तिरंगा हमारा है, पूरे देश का है। जो आपकी सुर में सुर मिलाता है वो देशभक्त है, और हम सब लोग देशद्रोही हो जाते हैं। मुझे लगता है कि हमारे कानून के किताब में से सब आईपीसी धाराएं खत्म कर दी और सब देशद्रोही की धारा एक वही रख दी है। संत तुकाराम, उसने कहा है जो आपका निंदक है वो आपके आसपास रहना चाहिए, उसका घर आपके बगल में रहे। 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ। अपमान करने वाला जो कोई दीप सिद्धू है वो कौन है? ये सिद्धू अब तक पकड़ा नहीं गया, लेकिन 200 से ज्यादा किसान इस प्रकरण में तिहाड़ जेल में बंद है और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। माननीय रामदास आठवले जी, इन सारी बहस के आखिर में सरकार के सहयोगी रामदास आठवले ने अपने कविता पाठ वाले अंदाज में वही बात की जिससे कृषि मंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत की थी कि भाई नरेंद्र मोदी जी किसानों के वोटों पर सत्ता में दूसरी बार आए हैं और नरेंद्र मोदी क्यों किसानों के खिलाफ बिल लाएंगे? ये बिल मतलब ये बिल बोल रहे हैं कि भाई ये बिल है काला, मतलब ये सभी लोग बोल रहे हैं कि भाई ये बिल है काला, और जो बोलते हैं कि ये बिल है काला उनके मुंह को क्या लगाना है, क्या ताला? तो सड़क से लेकर संसद तक कृषि बिल पर चर्चा है, लेकिन सरकार कृषि बिल को लेकर आमादा है कि कृषि बिल में कोई बदलाव करके वो कृषि बिल को वापस नहीं लेना चाहेगी। बंगाल विधान चुनावों में टीएमसी को मिले 33.3% वोट में से मुस्लिमों का हिस्सा करीब 23% से ज्यादा का था। यानी ये बात साफ है कि मुस्लिम वोट ममता की जीत के लिए बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन ममता के उसी मुस्लिम प्लान पर अब मुसीबत भी मंडरा रही है। वजह यह है कि कांग्रेस को भी मुसलमान पसंद दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस मुस्लिम मोहब्बत अब छुपा नहीं रही है। हुगली में मौजूद फुरफुरा शरीफ दरगाह की नई नई पार्टी को कांग्रेस अपने पाले में करने के लिए जी जान से जुट गई है। बंगाल की लड़ाई मुस्लिम वोटरों पर आई। 30% मुस्लिम वोटर बिगाड़ सकते हैं सत्ता का समीकरण। बंगाल की लड़ाई मुस्लिम वोटरों पर कैसे आई, ये कहानी समझने के लिए सबसे पहले पश्चिम बंगाल कांग्रेस की चिंता पर गौर कीजिए। पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि अल्पसंख्यक वोटर कांग्रेस पार्टी से दूर चले गए। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कांग्रेस पूरी तरह कमजोर पड़ गई है। बंगाल में 30% मुस्लिम आबादी है जो कांग्रेस के परंपरागत वोटर रहे हैं। परंपरागत मुस्लिम वोटरों को अपने साथ जोड़कर रखने में हम नाकाम रहे हैं। ये कांग्रेस नेता और बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अब्दुल मन्नान की चिट्ठी का मजमून है। वो चिट्ठी जो मन्नान ने सोनिया गांधी को लिखी है। अब इस चिट्ठी को ट्विटर पर जारी करके बीजेपी ने चुटकी ली। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस के सेकुलर राजनीति का यही असली चेहरा है जो सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण में लगी रहती है। अब जानिए कि अब्दुल मन्नान के इस चिट्ठी को लिखने का मकसद क्या था। चिट्ठी में अब्दुल मन्नान ने आगे लिखा है, धार्मिक नेता अब्बास सिद्दीकी की अगुवाई वाले इंडियन सेकुलर फ्रंट को कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन में जोड़ने से हमें फायदा मिल सकता है। मैंने अब्बास सिद्दीकी के साथ बातचीत शुरू की है। अगर पार्टी इजाजत दे तो हम आधिकारिक बात शुरू कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल कांग्रेस मान रही है कि ये गठबंधन गेम चेंजर साबित हो सकता है। हम लोग ममता को कभी बीजेपी के खिलाफ बोलने नहीं सुनता है। अभी उनका वोट के लिए बोलता है, ए टीम बी टीम का लड़ाई दिखाता है लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। आपको बता दें कि अब्बास सिद्दीकी की रैली और रोड शो में भारी भीड़ जुट रही है। अकेले न सही तो कम से कम कांग्रेस लेफ्ट के साथ गठबंधन करके इंडियन सेकुलर फ्रंट टीएमसी के लिए तो मुसीबत खड़ी कर ही सकता है। ये समझने के लिए जरा फुरफुरा शरीफ की अहमियत को समझना जरूरी है। कोलकाता से 45 किलोमीटर दूर हुगली जिले के जंगीपुरा में है फुरफुरा शरीफ, जिसे बंगाल ही नहीं देश के मुस्लिमों के लिए बहुत पवित्र स्थल माना जाता है।
यहाँ तक कि अजमेर शरीफ दरगाह के बाद इसे देश के पवित्र मजारों में दूसरे नंबर पर माना जाता है। जानकारों के मुताबिक करीब 3000 मस्जिदों पर इसका प्रभाव है। दरगाह में आस्था रखने वाले ज्यादातर लोग इसकी बातों और फतवे को भी मानते हैं। इसका असर हावड़ा, उत्तरी और दक्षिण 24 परगना समेत 20 से 25 जिलों तक में माना जाता है। ये तो सब जानते हैं कि मुस्लिम वोट ममता की जीत के लिए बेहद जरूरी है। तो सवाल है कि क्या नई पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट ममता के लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकती है? मन्नान साहब, हो सकता है मुसलमान वोट खेले, मगर हमारे पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई, और एक साथ भारत में रहना चाहते हैं, एक साथ पश्चिम बंगाल में सुख और शांति के साथ रहना चाहते हैं। टीएमसी के ये दावे अपनी जगह हैं, लेकिन सवाल है कि क्या बंगाल में इंडियन सेक्युलर फ्रंट से गठबंधन की कांग्रेस की कोशिश को हल्के में लेना टीएमसी के लिए खतरे की घंटी बजाएगा? बंगाल में मुस्लिम वोटरों की संख्या लगभग 30% है और इन वोटरों में से लगभग 90% वोटर ऐसे हैं जो बांग्ला में बात करते हैं और बाकी जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो उर्दू या हिंदी में बात करते हैं। और ये 90% जो मुस्लिम वोटर्स बांग्ला में बात करते हैं, इन पर अब्बास सिद्दीकी का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है। सिर्फ यही नहीं, अनुसूचित जाति, उपजाति और साथ में दलित वोटरों पर भी अब्बास सिद्दीकी का प्रभाव है और इसीलिए कांग्रेस जो है इस बार अब्बास सिद्दीकी की पार्टी यानी कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ गठबंधन की बात कर रही है। मुंबई में सड़कों पर राजनीति जमकर हो रही है। बीजेपी और शिवसेना दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। बीजेपी बिजली के मुद्दे पर शिवसेना को घेर रही है, तो शिवसेना ने पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर बीजेपी के खिलाफ संग्राम छेड़ दिया है। बिजली का बिल जलाकर ठाकरे सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तस्वीरें मुंबई की हैं। महाराष्ट्र वासियों की जेब हल्की कर रहे बिजली के बिल के खिलाफ बीजेपी सड़कों पर उतर आई है। महाराष्ट्र में बिजली कंपनियों और राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी ताल ठोको आंदोलन कर रही है। बीजेपी का यह आंदोलन महाराष्ट्र के उन 75 लाख बिजली ग्राहकों के लिए है जिनको सरकारी बिजली कंपनी की ओर से कनेक्शन काटने की धमकी मिली है। कोरोना संकट काल के दौरान लोगों के बढ़े हुए बिजली के बिल और महाराष्ट्र सरकार द्वारा उन्हें रियायत न दिए जाने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी मुंबई में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। इनके विरोध की कई वजह हैं। एक, कोरोना संकट काल के दौरान बढ़ी हुई बिजली दरों को लेकर विरोध है। महाराष्ट्र की महावितरण बिजली कंपनी अगर अपनी धमकी के मुताबिक कार्रवाई करेगी तो इससे महाराष्ट्र के करीब 4 करोड़ लोग बिन बिजली के रहने को मजबूर हो जाएंगे। बीजेपी के मुताबिक महाविकास अघाड़ी सरकार ने कोरोना के शुरुआती दौर में बिजली का बिल माफ करने का वादा किया था और अब सरकार अपने वादे से मुकर रही है। सरकार अगर इस तरह का कोई कदम उठाने जाती है तो लोगों के लिए हम उसके बीच में जाएंगे। महाराष्ट्र, मुंबई में कोई भी कनेक्शन इस सरकार को हम काटने नहीं देंगे। महाराष्ट्र के लोगों के हक में आवाज उठा रही बीजेपी अब राज्य के कई हिस्सों में सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रही है। बीजेपी के इस आंदोलन का जवाब देने के लिए शिवसेना ने पेट्रोल और डीजल के आसमान छू रहे दामों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी को घेरने के लिए आज शिवसेना ने मुंबई की सड़कों पर बैलगाड़ी दौड़ा दी। तेल की बढ़ी कीमतों को लेकर शिवसेना ने महाराष्ट्र समेत मुंबई के कई इलाकों में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किए। केंद्र सरकार को विरोध के कटघरे में खड़ा करने के चक्कर में शिवसेना के कार्यकर्ता मंच पर भारी भरकम गैस सिलेंडर उठाकर भी प्रदर्शन करते नजर आए। मुंबई में आज पेट्रोल के दाम 93 रुपए के पार तो डीजल के दाम 84 रुपए के करीब पहुंच गए हैं। बिजली की दरों को भी काफी समय से कम करने की मांग की जा रही है। पेट्रोल से लेकर बिजली तक महाराष्ट्र के लोगों पर महंगाई की चौतरफा मार पड़ रही है। लोगों को इससे राहत देने की बजाय राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलने में जुटी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।